Good morning, students. Today we are going to see our history's third number chapter, the Harappan Civilization. I am your social science teacher, and now we are going to see the history's third number chapter, the Harappan Civilization. Before this, we have learned about the Indian subcontinent and sources of history. But today we are going to see the Harappan civilization. In this lesson, we are going to see the main points. First one, Harappan civilization, housing and town planning. The third one is seals and pots. Fourth point is the Great Bath. Fifth point is life in the Harappan civilization. 6. Trade, and last point is रीजन्स फॉर डिक्लाइन. तो हरप्पन सिविलाइजेशन के ये जो 7 पॉइंट्स है, इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू सी. हरप्पन सिविलाइजेशन को हरप्पन सिविलाइजेशन ऐसे नाम कैसे मिला? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दिस. आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन फर्स्ट बिगिन इन 1921 C at Harappa in the Punjab on the bank of river Ravi. That is how the civilization came to be known as Harappan civilization. It is also known as the Indus civilization or the Indus Valley civilization. Indus वैली मतलब इंदू रिवर ने जो वैली बनाई थी, उस वैली में जो सिविलाइजेशन सेटल हुआ था उसको इंदस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. इंदस वैली सिविलाइजेशन और हरप्पन सिविलाइजेशन एक ही है, तो इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है. जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन स्टार्ट हुआ था हमारे इंडिया में, जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट 1921 की बात चल रही है, तो पंजाब में बैंक ऑफ रिवर रावी नदी के किनारे हरप्पा, यहाँ पे जो एक्सकेवेशन शुरू हुआ था वहाँ पे एक साइट मिली जिसमें हमें बहुत सारे जो रिमेन्स हैं, जैसे कि ग्रेट बाथ है. ग्रेट बाथ मतलब एक महास्नान गृह जो हरप्पन सिविलाइजेशन का एक क्या है, प्रतीक है. कुछ टूटे हुए बर्तन या फिर जो ऑर्नामेंट्स है, ऐसी कुछ चीज़ें मिली. तो यहाँ इससे एक हिस्टोरिकल जो इंफॉर्मेशन है हमें मिल जाती है. फिर जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको वहाँ पे बुलाया गया, और जब उन्होंने ये एक्सकेवेशन स्टार्ट किया तो उनको पता चला कि यहाँ पे एक बहुत ही एंशिएंट इम्पोर्टेंट और जो सिविलाइजेशन है, अर्बन सिविलाइजेशन है, यहाँ पे मिला है. और वहाँ से हरप्पन सिविलाइजेशन इज द बिगेस्ट सिविलाइजेशन एंड अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन द इंडिया. कि हरप्पन सिविलाइजेशन इंडिया का सबसे पुराना, इंडिया मतलब एशिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन है, ऐसे माना जाता है. ये बहुत ही पुराना है. यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन दैट thrived along the course of Indus River in north-western part of Indian subcontinent. कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है और हरप्पन सिविलाइजेशन है, तो ये कहाँ पे शुरू हुआ है? जो अपने इंडियन सबकॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे इंडस रिवर के किनारे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन और हरप्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ. इट वाज आल्सो द पीरियड ऑफ द ब्रॉन्ज एज. जो हिस्टोरिकल पीरियड के एज होते हैं, जैसे कि ब्रॉन्ज एज है, कॉपर एज है, स्टोन एज है. स्टोन एज हमने 5th स्टैंडर्ड में देखा है. स्टोन एज के आगे का पार्ट क्या है? फिर ब्रॉन्ज एज. तो हरप्पन सिविलाइजेशन ये कौन सा एज है हिस्ट्री का? ब्रॉन्ज एज. यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो मेटल है ब्रॉन्ज यूज़ किया गया है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्रॉन्ज एज में ये हरप्पन सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था. It is also referred to as Harappan civilization owing to the fact that this civilization was discovered in 1921 at the modern site of Harappa, situated in the Punjab province, Punjab of current day Pakistan. Time duration of Indus Valley civilization.
as revealed by the radiocarbon, this civilization thrived during the 2500 to 1750 BC। मतलब ये जो सिविलाइजेशन है वो कहाँ से कहाँ तक था कि 1750 तक, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईस्वी सन पूर्व जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे ही बहुत से सारे साइट्स जो हैं हमें और भी जगह पे मिले हैं जो सिमिलैरिटी है दोनों साइट्स में। जैसे कि हड़प्पा में जो भी हमें रिमेन्स मिले हैं, रुइंस मिले हैं, वैसे ही रुइंस और बहुत जगह पे मिले हैं। जैसे कि मोहनजोदारो है जो कि एक प्लेस है अबाउट 650 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा के साउथ साइड कितने किलोमीटर? 650 किलोमीटर मोहनजोदारो एक प्लेस है। तो वहाँ पे भी सेम जो है रिमेन्स है वो हमें मिले हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, दिस मैप इज ऑल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10। The Indus Valley civilization was spread over a very large area which is today a part of northwestern इंडिया एंड पाकिस्तान। अब इसमें का कुछ, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है, हमें पता है कि इसमें से बहुत सारे जो पार्ट है 1947 के बाद जब पाकिस्तान और इंडिया से अलग बना तो वहाँ पे उसमें चला गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जूम करके देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने जो साइट्स है वो पाकिस्तान में चले गए हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं सिमिलर रिमेन्स हैव बीन फाउंड एट धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, दायमाबाद। और ऐसे ही कुछ जो रिमेन्स हैं जैसे हड़प्पा में हमें मिले हैं, सेम ऐसे ही रिमेन्स हमें कहाँ पे मिले हैं कि धोलावीरा है, लोथल है, गुजरात है, और गुजरात में जो है कालीबंगन, दायमाबाद, ऐसे जो प्लेसेस है वहाँ पे हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो रिमेन्स है वो हमें मिले हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो जोग्राफिकल एक्सटेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो बहुत ही बड़ा था, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो रिमेन्स हैं इतने सारे जगह पे मिले। इसका मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन इज द बिगेस्ट सिविलाइजेशन और अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन द इंडिया की। हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे बड़ा सिविलाइजेशन था, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। अभी इम्पोर्टेंट साइट्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, तो उसको अभी ये है यहाँ पे जो है धोलावीरा है, ये धोलावीरा, यहाँ पे लोथल है, यहाँ पे जो है मोहनजोदारो है। ऐसे जो प्लेसेस है हमें दिखाई दे सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो हाउसिंग है और जो टाउन प्लानिंग थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज द अर्बन सिविलाइजेशन, उसको अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाता है। अर्बन मतलब जो सिटी लाइफ होती है, जो सिटी में कैसे फैसिलिटीज़ होते हैं, घर अच्छे बंधे हुए रहते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन अच्छे होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम अच्छी होती है। तो अर्बन सिस्टम किसे कहते हैं, जो सिटी लाइफ होती है उसको। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो रिमेन्स हमें मिले थे उसको देखकर हमें ये बात पता चलती है कि द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज वेल डेवलप्ड अर्बन सिविलाइजेशन, कि बहुत ही डेवलप्ड हुआ, प्रोग्रेसिव, जिसे हम कहते हैं कि प्रोग्रेस्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन था। इसे हम कैसे कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ जो रिमेन्स मिले हैं, जो रिमेन्स हमने देखे हैं या फिर हमें जो मिले हैं उससे हमें क्या हो सकता है, पता चल सकता है। ओके, देन हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग। अब हमें देखना है कि जो हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग है वो कैसी है। द town planning of the Harappan civilization. The houses and other structures in the Harappan civilization were mainly built with the baked bricks. In some places, unbaked bricks also used, and stones for the construction. The houses had rooms built around a central courtyard. The houses had wells, bathrooms, and toilets. There was an excellent drainage system in which baked earthen conduits were used. The streets had covered drains built with the bricks. This shows that concern regarding
पब्लिक हेल्थ कि जो हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग है, जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि जो रोड्स हैं वो एक 90 डिग्री ग्रिड पैटर्न में उसको क्या किए गए हैं, लेन्स है वो बाइसेक्ट हो गया है, जो कि आजकल हमें सिटी में दिखाई देता है। टाउन प्लानिंग वाज हॉलमार्क ऑफ द हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर का जो टाउन प्लानिंग है ये एक हॉलमार्क है, मतलब एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स हम उसको बोल सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम भी वहाँ पे थी, और ड्रेनेज सिस्टम नॉट इट वाज द ओपन, वो ओपन नहीं थे, उसको ढका हुआ उन्होंने रखा था। और ढकने के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया था, जो अर्दन कंडुएंट्स है, अर्दन कंडुएंट्स मतलब जो मिट्टी से बने हुए बड़े बड़े पाइप्स वगैरह होते हैं, उससे उन्होंने ढका था। इससे हमें एक बात पता चलती है, द हड़प्पन पीपल वेर वेरी कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ, कि हड़प्पन जो लोग थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे, वो भी क्या थे, अपने हेल्थ और हाइजीन के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छे से केयर करते थे। वो बर्न ब्रिक्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज वेर वाइडली यूज्ड अक्रॉस द टाउन्स। लार्ज प्लेसेस फॉर कम्युनल बाथ वेर फाउंड एज अ पार्ट ऑफ द टाउन्स। कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के ये जो रोड्स है या फिर जो हाउसेस है या फिर जो बाथरूम्स हैं वो बहुत ही अच्छे थे, और उन्होंने हेल्थ और हाइजीन का भी ख्याल किया था। द टाउन्स वेर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर सेक्शन एंड ईच सेक्शन हैड अ सेपरेट फोर्टिफिकेशन। टाउन्स मतलब जो विलेज से बड़े होते हैं, तो उन्होंने क्या किया था कि टाउन अगर जो बड़े हैं तो उसको 2 और मोर सेक्शन में उसको डिवाइड किया था फॉर द रीजन ऑफ सिक्योरिटी। एंड उसको उन्होंने क्या किया था, सेपरेट फोर्टिफिकेशन मतलब तटबंदी, जिसको हम कंपाउंड वॉल कहते हैं, वो उन्होंने क्या किया था, उसके लिए यूज़ किया था। अब हमें देखना है सील्स एंड पॉट्स इन दिस वैली सिविलाइजेशन। अब देखो यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो सील्स है, सील्स मतलब अलग अलग प्रकार के जो ये क्या बोल सकते हैं हम उसको, सिक्के, उन्होंने ये भी हमें कहाँ पे मिले हैं, एक्सकेवेशन में मिले हैं। द सील्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वेयर मेनली स्क्वायर शेप। ये जो सील्स है वो उसका जो शेप है, रेगुलर शेप, वो कैसे था, स्क्वायर, एंड मेड फ्रॉम अ स्टोन कॉल्ड द स्टीएटाइट। और वो बनाने के लिए उन्होंने कौन सा स्टोन यूज़ किया था, स्टीएटाइट। दीज सील्स बियर पिक्चर्स of animals. They include pictures of real animals like bulls, buffaloes, oxen, elephant, rhinos, tigers, and also of imaginary ones like the unicorn. अब सील्स के ऊपर उन्होंने बहुत सारे जो एनिमल्स के पिक्चर्स हैं उन्होंने ड्रॉ किए थे, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बुल्स है, बुल्स मतलब बैल, बफेलोज है, ऑक्सन है, एलिफेंट्स है, राइनोज है, और उन्होंने एक इमेजिनरी जो एनिमल है यूनिकॉर्न, जिसको हम कहते हैं एक सिंगी, तो वो भी उन्होंने क्या किया था, उस सील्स के ऊपर उन्होंने ड्रॉ किया था। कुछ कुछ पिक्चर्स के ऊपर क्या ह्यूमन फिगर्स आर आल्सो सीन ऑन दिस सील्स, कि ह्यूमन के फिगर्स भी उन्होंने ड्रॉ किए थे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि अलग अलग जो पिक्चर्स है, बुल्स का है, यूनिकॉर्न का है, अलग अलग जो स्क्रिप्ट है उन्होंने, जो कि पिक्टोग्राफ जिसको आप कहते हैं, इस टाइप में उन्होंने ड्रॉ किया है सील्स के ऊपर। अर्दन पॉट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ शेप हैव बीन फाउंड एट द एक्सकेवेशन, कि जो अर्दन पॉट्स है एक्सकेवेशन में भी हमें मिले हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो पिक्चर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि वाटर जो सप्लाई है, वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज सिस्टम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुली ड्रॉन बाय द हड़प्पन पीपल। यहाँ पे एक वेल जो हमें एक्सकेवेशन मिली है लोथल में, तो उससे हमें पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो पीपल थे उन्होंने यहाँ पे बेक्ड ब्रिक उन्होंने यूज़ किए हैं। ये
कुछ पिक्चर्स है जो कि मुझे गूगल पे मैंने सर्च करके आप लिए इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे मैंने डाले हैं। अब देखो, आर्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आर्ट्स मतलब जो भी उनकी कलाकारी है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो कैसे थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो साइट्स हमें मिले हैं, धोलावीरा, कालीबंगन, दाएबांवाद, हमें वहाँ पे बहुत सारे जो छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन हैं, वी फाउंड देयर वेरियस टाइप्स ऑफ जो पॉट है वहाँ पे हमें मिले हैं। देयर आर रेड टेराकोटा पॉट्स विथ पैटर्न्स एंड डिजाइंस इन ब्लैक कलर। वहाँ पे हमें रेड टेराकोटा मतलब एक प्रकार के जो मिट्टी है उससे बने हुए जो मिट्टी के बर्तन हैं वहाँ पे हमें मिले हैं, और उसके ऊपर अलग अलग डिजाइन्स भी उन्होंने ड्रॉ की हैं। द पैटर्न्स इंक्लूड फिश स्केल्स, इंटरलॉकिंग सर्कल्स, पीपल लीव्स, और उन्होंने उस अर्दन पॉट्स के ऊपर बहुत ही अच्छे से आर्ट ड्रॉ किया है। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि जो टॉयज है, टेराकोटा फिगराइंस फ्रॉम द हड़प्पा एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ जो डिज़ाइंस है हमें उस अर्दन पॉट्स के ऊपर दिखाई देते हैं। अब थर्ड पॉइंट है हमारा द ग्रेट बाथ। द ग्रेट बाथ जिसको महास्नान गृह कहा जाता है। इसके पहले हमने देखा है कि दे वेर यूज्ड, उन्होंने वो क्या, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो क्या करते थे, कॉमन बाथरूम जो है वो यूज़ करते थे, और इसके लिए उनको बहुत बड़े बड़े जो बाथरूम्स हैं वो बनाने पड़ते हैं। तो ऐसे ही एक बात हमें कहाँ पे मिला है, एट मोहेंजोदारो। A spacious bath has been discovered at मोहेंजोदारो। उसको द ग्रेट बाथ ऐसे क्यों कहा जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स साइज, कि उसकी जो साइज है वो बहुत ही बड़ी है। द टैंक इन द ग्रेट बाथ वॉज रेयरली नियरली 2.5 मीटर्स डीप। उसकी जो डीपनेस है वो कितनी है, 2.5 मीटर्स। इट वॉज 12 मीटर्स लॉन्ग, लॉन्ग कितना है 12 मीटर्स, एंड 7 मीटर्स वाइड, और वाइड कितना है 7 मीटर। इट वॉज लाइन विद द बेक्ड ब्रिक्स टू प्रिवेंट सीपेज ऑफ वाटर। और ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए, द ग्रेट बाथ कंस्ट्रक्ट करने के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया है, द बेक्ड ब्रिक्स। there were steps leading down to the tank, और उस टैंक में उतरने के लिए, ग्रेट बाथ में उतरने के लिए उन्होंने स्टेयर्स भी बनाए हैं, स्टेप्स भी बनाए हैं। देयर वॉज ऑल्सो प्रोविजन फॉर ड्रेनिंग, क्लीनिंग एंड रीफिलिंग द टैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। और समय समय पे जो ड्रेनेज है, ड्रेनिंग है, क्लीनिंग है, और जो फिर से पानी भरने की व्यवस्था है उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छे से निभाई थी। तो इसलिए उस बात को क्या कहा जाता है, द ग्रेट बाथ एट द मोहेंजोदारो। दिस इज द बिगेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन के द ग्रेट बाथ इज द। अब ऐसे जो ग्रेट बाथ है वो अभी तक हमें कहीं नहीं मिली है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इज वेल डेवलप्ड, प्रोग्रेस्ड एंड अर्बन सिविलाइजेशन। कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो रिमेन्स है, जैसे हमने क्या देखा अभी तक, जो सील्स है, टाउन प्लानिंग है, जो अर्दन वेयर है, मतलब अर्दन पॉट्स है, द ग्रेट बाथ है, इससे हमें पता चलता है द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वेर वेरी क्लेवर। बहुत ही होशियार लोग थे उन्होंने। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू सी लाइफ इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो लाइफ है वो अभी हमें देखना है। जो हड़प्पन पीपल है वो एग्रीकल्चर कैसे करते थे, उसके साथ साथ जो ऑर्नामेंट्स हैं वो कैसे पहनते थे या फिर वो कैसे बनाते थे, उनका ट्रेड किन के साथ था, ये अभी हमें देखना है। द हड़प्पन पीपल प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर। द एक्सकेवेशन एट कालीबंगन provides of a plowed field. The people there grew different crops.
mainly wheat, barley. In Rajasthan, barley was grown on a large scale, while in Gujarat was ragi, peas, sesame, lentils, masoor were also cultivated. The Harappan people were also familiar with the cotton. एग्रीकल्चर के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें पता चलता है द इंडस पीपल मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे। कालीबंगन में हमें एक प्लॉड फील्ड मतलब जो मराठी में हम उसको कहते हैं कि प्लॉड मतलब नांगर लेली ज़मीन, जैसे हमें पता चलता है कसी हुई ज़मीन हमें वहाँ पे मिली है। और एक्सकेवेशन में जब हमें ऐसे मिला है तो उससे ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं वो इतने प्रोग्रेस थे, डेवलप थे, तो डेफिनेटली उन्होंने अपने खेती में, अपने एग्रीकल्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए होंगे। और उसके साथ साथ हमें क्या मिला है कि जो मेन उन्होंने जो फूड ग्रेन्स लिए हैं वो कौन कौन से हैं, फिर बार्ली है, वीट है। राजस्थान में हमें जो एक्सकेवेशन में मिले हैं तो वो वहाँ पे मिले हैं बार्ली वॉज ग्रोन ऑन द लार्ज स्केल। गुजरात में वो क्या लेते थे, गुजरात के तरफ की जो साइट है रागी, जिसको हम क्या कहते हैं नाचनी, सत्व वगैरह, पीज, सीसम एंड लेंटिल्स, लेंटिल मतलब मसूर, ये ऐसे जो फूड ग्रेन्स है, क्रॉप्स है, वो लोग लेते थे। एज कॉटन वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन द एरिया, ग्रीक्स कॉल्ड इट सिंडोन विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द सिंध। अब कॉटन यहाँ पे सबसे पहले लिया जाता था और ग्रीक लोगों के इसमें भी ये जो वर्ड है सिंडोन, उन्होंने क्योंकि सिंध उनको प्रोनाउंस करने के लिए डिफ़िकल्ट जाता था, इसलिए कॉटन को उन्होंने क्या नाम दिया है सिंध, विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द सिंध, सिंध लोगों से सिडोन ये वर्ड उन्होंने लिया है। इरिगेशन वॉज प्रिवेलेंट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इरिगेशन मतलब जो पानी रहता है खेती में यूज़ करते हैं क्रॉप्स लेने के लिए, वो भी जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनके खेती में ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट वो लेते थे। बार्ली, व्हीट, लेंटिल, पीज, ऐसे जो क्रॉप्स है वो अपने खेती में लेते थे। अब हमें एक्सकेवेशन में एक स्पेसिमन ऑफ हड़प्पन आर्ट की एक स्टैचू मिला है जो आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 13 के ऊपर है। तो उस स्टैचू को देखकर आपको पता चल रहा होगा पेज नंबर 13 ऑफ हिस्ट्री, 13 पेज नंबर के ऊपर। द स्टेचूज, द पिक्चर्स ऑफ द ऑन द सील्स एंड द रिमेन्स ऑफ क्लॉथ फाउंड इन द एक्सकेवेशन इंडिकेट दैट द हड़प्पन पीपल यूज्ड टू वेव क्लॉथ. The dress of both men and women consisted of knee-length cloth and upper garment. उस स्टेचू को देखकर हमें पता चलता है कि जो वीविंग है, वीविंग मतलब कपड़ा बुनने का जो आर्ट है हड़प्पन पीपल को बहुत ही अच्छे से आता है। बिकॉज वो जो स्टेचू हमें मिला है उस स्टेचू ने एक क्या यूज़ किया है, एक शॉल उन्होंने रैप की है अपने बॉडी के अराउंड। और हड़प्पन पीपल के जो क्लोथिंग है वो वैसे ही हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। और दोनों भी मतलब मेन एंड वुमेन बोथ वेर यूज टू वीव क्लॉथ, दोनों भी जो लोग हैं वो क्या करते थे, एक जैसे ही कपड़े थोड़े बहुत वो पहनते थे। अब हमें देखना है कि जो ऑर्नामेंट्स हैं ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, किस प्रकार के जो ऑर्नामेंट्स है वो यूज़ करते थे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको जो ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वेलरी वेर यूज्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अलग अलग प्रकार की जो ज्वेलरी है जिसमें यहाँ पे दिखाई दे रही मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट्स हैव बीन फाउंड इन एक्सकेवेशन। दे आर मेड ऑफ गोल्ड, कॉपर, प्रीशियस स्टोन्स,
as also shells, cowries, सीड्स एट्सेट्रा। बहुत ही अलग अलग मेटल से बनी हुई, गोल्ड, कॉपर है, प्रीशियस स्टोन्स है, उसमें शेल्स हैं, काउरीज है, अलग अलग सीड्स से वो ज्वेलरी बनाते थे। मेन एंड वुमेन बोथ यूज्ड मल्टी स्ट्रैंड नेकलेस। मेन एंड वुमेन दोनों भी क्या करते थे, मल्टी स्ट्रैंड नेकलेस, मतलब अलग अलग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेकलेस होते हैं कि एक सिंगल पट्टी का, फिर डबल, फिर थर्ड, ऐसे मतलब जिस नेकलेस में बहुत सारे टाइप्स हो वैसे नेकलेस वो क्या करते थे, पहनते थे। रिंग्स, आर्मलेट्स, वेस्ट बैंड, बाजूबंद है, कमर का पट्टा है, रिंग्स है, वो क्या करते थे, यूज़ करते थे। वुमेन और बैंगल्स राइट अप टू दियर अपर आर्म, और जो वुमेन्स है वो अपने अपर आर्म्स तक क्या पहनते थे, बैंगल्स पहनते थे। ज्वेलरी ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स वाज आल्सो मेड, और द पॉटर्स व्हील वाज in full use and the Harappan produced their own characteristics pottery which was made glossy and shining। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो अर्दन पॉट्स है, टॉयज़ है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स और जो टॉयज़ हैं वो किससे बनी हुई, अलग अलग डिफरेंट मेटल से, और वो कैसे थी, ग्लॉसी एंड शाइनी। नाउ we are going to see the trade of the हरप्पन सिविलाइजेशन, कि हरप्पन सिविलाइजेशन का जो ट्रेड है, एग्रीकल्चर तो उन्होंने बहुत अच्छे से किया था, अब उसमें से जो ये निकलते थे, क्रॉप्स निकलते थे, उसको मार्केट तक भेजने के लिए वो ट्रेड किसके किसके साथ करते थे वो हमें देखना है। अब देखो यहाँ पे हरप्पन फूड है। द इंडस वैली पीपल हैज़ बैलेंस्ड डाइट compressing staple meat, fruit and vegetable. Maize and barley were in the main staple food. Domesticated animals like goats, cows provided milk and meat. There is evidence of more fruit and vegetables as the preferred source of nourishment than the मीट। अलग अलग प्रकार का फूड वो अपने खाने में यूज़ करते थे। अब एग्रीकल्चर तो हमने देखा है, ये देखो यहाँ पे जो डायग्राम्स है या फिर सिविलाइजेशन में जो कॉटन का प्लांट है वो भी उनको फेमिलियर था। ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में हम बात करेंगे। ट्रेड एंड कॉमर्स वॉज फ्लरिशिंग इन हरप्पन एज। Trade and commercial activities were carried on through sea as well as land routes. Cats, chariots, and animals were means of transport as far as land trade is concerned. For sea trade, big boats were used. Harappan people had trade relation within India as well as with the countries outside India. The Mesopotamia text of the same period referred to trade relation with Meluha, which was the ancient name given to the Indus region, which with no clear evidence of currency money being used, the exchange must have been through the barter system. ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हरप्पन सिविलाइजेशन के जो लोग हैं उनका जो ट्रेड है, व्यापार जिसे हम कहते हैं, वो इंडिया में तो चलता ही था, उसके साथ साथ जो आउटसाइड कंट्रीज़ हैं उसके साथ भी चलता था। जैसे कि यहाँ पे द हरप्पन पीपल कैरिड ऑन ट्रेड विद इन इंडिया एज वेल एज विद द कंट्रीज आउटसाइड। द इंडस वैली वॉज नोन फॉर इट्स हाई क्वालिटी कॉटन। कि इंडस वैली में जो मेन ट्रेड था वो मेन ट्रेड किसका चलता था, हाई क्वालिटी कॉटन। कि इंडस वैली में जो कॉटन का क्रॉप है वो ज़्यादा प्रोडक्शन होता था और इंडस वैली
इसी ट्रेड से जानी जाती थी कि वहाँ पे कौन सी चीज़ अच्छी मिलती है, हाई क्वालिटी कॉटन। द कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड टू द अदर रीजन्स। ये जो कॉटन यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग लेते थे वो कहाँ कहाँ पे भेजा जाता था, एक्सपोर्ट होता था? वेस्ट एशिया, सदर्न यूरोप एंड इजिप्ट। हमारे इंडस वैली में जो कॉटन प्रोडक्शन लिया जाता था वो कौन से कंट्रीज़ को भेजा जाता था? वेस्ट एशिया, साउदर्न यूरोप एंड इजिप्ट। इजिप्ट को, वेस्ट एशिया को और यूरोप के जो सदर्न पार्ट है, दक्षिण यूरोप, वहाँ पे भेजा जाता था। कॉटन क्लोथ्स टू वॉज एक्सपोर्टेड विद द कॉटन। द कॉटन क्लोथ्स वेयर आल्सो एक्सपोर्टेड, कि कॉटन के साथ साथ कॉटन में बने हुए बुने हुए जो कपड़े हैं वो भी एक्सपोर्ट किए जाते थे। द ट्रेडर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड मसलिन क्लोथ टू द इजिप्ट। हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो क्या करते थे? मसलिन क्लोथ। मसलिन मीन्स मलमल, जिससे और टाइप ऑफ सिल्क, एक बहुत ही मुलायम कपड़ा रहता है। वो कपड़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो किसको एक्सपोर्ट करते थे? इजिप्ट को एक्सपोर्ट करते थे। अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ साथ सिल्वर, जिंक, जेमस्टोन्स, रूबीज, देवदार वुड were some of the items that were imported from the Kashmir, South India, ईरान, अफ़गानिस्तान एंड बलूचिस्तान। ये जो एक्सपोर्ट की चीज़ें हैं उसके साथ साथ हम कुछ चीज़ें क्या करते थे? इंपोर्ट भी करते थे। इंपोर्ट करना मतलब वहाँ से लाना। तो कौन कौन सी चीज़ें हम लाते थे? सिल्वर, जिंक, जेमस्टोन्स, रूबीज, देवदार, वुड, ऐसे कुछ आइटम्स हैं। जैसे कि सिल्वर है, चांदी, जिंक है, जेमस्टोन्स है। जेमस्टोन्स मतलब अलग अलग प्रकार के जो खड़े होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हीरे है, पर्ल है, रूबीज है। और देवदार वुड, जैसे हमारे यहाँ सागवान की लकड़ी रहती है वैसे देवदार वुड वॉज वेरी फेमस। तो वो भी वुड हम क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे। और कहाँ से करते थे? कश्मीर, साउथ इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान एंड बलूचिस्तान से। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन बोथ बाय लैंड रूट्स एंड सी रूट्स। सम ऑफ द एक्सकेवेटेड सील्स बियर्स of ships. A huge dockyard has been discovered at Lothal. The trade of the Harappan civilization was carried along the coastline of the Harappan Sea. ये जो ट्रेड चलता था फिर वो कौन से रूट से चलता था? लैंड रूट एज वेल एज सी रूट, दोनों भी तरफ से ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का ट्रेड है, कॉमर्स है, वो चलता था। ऐसे ही इसमें हमें जो सील्स है, पहले मैंने बताया था कि जो सील्स मतलब सिक्के, उसके ऊपर एक डॉकयार्ड की इमेज हमें मिली है। डॉकयार्ड मतलब लोदी, जहाँ पे जो बोट होते हैं वो रखने की जगह, तो वो गोदी हमें वहाँ पे मिली है। और ह्यूज डॉकयार्ड कहाँ पे मिली है? लोथल में। तो इससे हमें पता चलता है कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो हमें हमारे एंशियंट हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक क्या है, बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स हम उसको कह सकते हैं। द लास्ट पॉइंट ऑफ द लेसन इज रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इतना अच्छा था, अर्बन सिविलाइजेशन था, वेल प्रोग्रेस था, डेवलप था, तो ये डिक्लाइन क्यों हो गया? डिक्लाइन मतलब ख़त्म क्यों हो गया? वो अब आज क्यों नहीं है? जब आज हम देखते हैं तो सिर्फ हमें उसके रिमेन्स दिखाई देते हैं। ऐसे क्यों हुआ?
इतना पुराना जो एंशिएंट सिविलाइजेशन, इतना मॉडर्न सिविलाइजेशन वो था, तो आज हमारे लिए वो एक क्या हो सकता था, एग्जाम्पल हो सकता था। तो वो आज क्यों नहीं है, उसके जो रीजंस है वो क्या क्या रीजंस हैं। द रीजंस of the decline of Harappan civilization. The decline of Harappan culture has evoked the historian to find out its causes. और इसी बात का पता हिस्टोरियन ने लगाया है कि इतना अच्छा सिविलाइजेशन, उसके जो डिक्लाइन के रीजंस है वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर में हमें लॉ ऑफ नेचर मतलब जो नेचर का लॉ होता है कि धूप के बाद बारिश, बारिश के बाद ठंडी। तो ये जो ड्रॉट है, ड्रॉट मतलब सूखा है, फिर फ्लड्स हैं, ऐसे जो नेचर का रूल होता है। नेचर हैज़ ऑल्सो नीड द चेंज। नेचर को भी क्या चाहिए, एक प्रकार का चेंज चाहिए। तो नेचर का जो लॉ है, नो वन कैन चेंज इट, कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे फ्लड्स। फ्लड्स मतलब मोहेंजोदारो मूवी आपने देखा है, ये बहुत अच्छी मूवी है, उससे हमें पता चलता है मोहेंजोदारो इज ऑल्सो बिगेस्ट साइट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। कि मोहेंजोदारो ये क्या है, हरप्पन सिविलाइजेशन की एक इम्पोर्टेंट साइट है। हरप्पा एंड मोहेंजोदारो ये थोड़े बहुत नज़दीक के प्लेसेस हैं। तो मोहेंजोदारो मूवी में आपने देखा होगा कि मोहेंजोदारो इतनी अच्छी जो सिटी है वो डिक्लाइन कैसे हुई, बिकॉज ऑफ द फ्लड। फ्लड की वजह से, मतलब महापुर जिसे हम कहते हैं, तो इस बाढ़ की वजह से। और इस फ्लड में जो है पूरे गांव के गांव, सिटी के सिटी क्या हो जाती है, ज़मीन के अंदर मतलब पानी के अंदर चली जाती है। द नेक्स्ट रीज़न है डिक्लाइन का, वो हो सकता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक्स मतलब जिसका हम बोलते हैं भूकंप, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पूरे के पूरे गांव वो ज़मीन के अंदर चले जा सकते हैं। चेंज ऑफ द कोर्स ऑफ द इंडस, मतलब इंडस वैली में जो ये हरप्पन सिविलाइजेशन सिचुएटेड हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी उसको कहा जाता है। हो सकता है कि उन इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब इंडस रिवर क्या हो गई हो, उन्होंने अपना जो रूट है वो चेंज किया हो। तो क्या हो सकता है, अभी तक हमने देखा है कि दुनिया के सब जो भी बड़े बड़े सिविलाइजेशन हैं, जो ग्रीक है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन है और हरप्पन सिविलाइजेशन है, ऑल द civilizations are situated on the बैंक ऑफ रिवर, रिवर के किनारे या फिर पानी जहाँ पे है उसके किनारे। अब इंडस सिविलाइजेशन ने अपना कोर्स बदल दिया है, तो वहाँ से वो क्या हो सकता है, माइग्रेट हो सकता है, क्योंकि पानी नज़दीक नहीं है तो वो लोग वहाँ पे रहेंगे क्या, नहीं। मे बी हो सकता है कि ये एक रीज़न हो। नेक्स्ट है प्लॉग, नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेशन। कभी कभी क्या हो सकता है, फॉरेन इन्वेशन मतलब जो फॉरेनर लोग हैं वो भी बार बार यहाँ पे आके क्या कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं। तो लोग क्या हो जाते हैं, हर बार वही रीज़न से वो लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लूट हो रही है, आक्रमण हो रहा है, हमला हो रहा है। इससे अच्छा है कि सिक्योरिटी का प्रॉब्लम यहाँ है तो हम क्या करें, हम अच्छे से सिक्योर जगह पे माइग्रेट हो जाए। हो सकते हैं ऐसे रीजंस हो। बहुत सारे जो वीकनिंग ऑफ मानसून है, वीकनिंग ऑफ मानसून मतलब बारिश ही नहीं होना लगातार 1 साल 2 साल 3 साल, तो ऐसे इसमें क्या हो सकता है, ड्रॉट मतलब सूखा हो सकता है। और पानी की तलाश में वो लोग क्या कर सकते हैं, एक प्लेस पे से दूसरी प्लेस पे माइग्रेट हो सकते हैं। और ये जो रीजंस हैं ये हिस्टोरियंस ने हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए दिए हैं। द हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज अ प्रॉस्परस
and flourishing urban civilization. It laid the foundation of the Indian civilization. कि इंडियन सिविलाइजेशन का जो बेस है वो किस में छुपा हुआ है? In the Harappan civilization. The Harappan civilization was a prosperous and flourishing urban civilization. बहुत ही अच्छा विकसित प्रॉस्परस सिविलाइजेशन था और ये हमारे लिए क्या है? एक गर्व की बात है। अगले लेसन में हम पढ़ेंगे द वैदिक सिविलाइजेशन। और 4th नंबर लेसन इज द वैदिक सिविलाइजेशन। और इस लेसन में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो। इस लेसन में हमने सबसे पहले देखा कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन